हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज़ चल रही थी एलडीसी से रिलेटेड। तो ये साइंस का थर्ड क्लास है, तो हम इसके बारे में साइंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, मैं इनमें से आपको आज पढ़ा रही हूँ हैजा। हैजा के रोगजनक क्या होता है? ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। इसके संक्रमण है दूषित जल और भोजन से। इसके लक्षण हैं रोगी को छोटी आंत प्रभावित होने से रोगी को उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना आदि दृश्यमान होता है। रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन आने लग जाती है। रोगी को कोलेरा हॉफमिन वैक्सीन नाम का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है प्रेटुसिस यानी काली खांसी। इसके रोगाजनक है हीमोफिलस या बेसिलस प्रेटुसिस जीवाणु के कारण। यह रोग किसी संक्रमित बच्चे के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के संपर्क में आने से फैलता है। रोगी को श्वास नली में विभिन्न प्रकार के पदार्थ जमा होने के कारण सांस लेते समय और खांसते समय घरघराहट होती है, इसलिए इसे काली खांसी या कुकर खांसी कहा जाता है। इस रोग के उपचार के लिए शिशु अवस्था में डीपीटी डिप्थीरिया प्रेटुसिस टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे सारे टॉपिक 1 to 1 पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में डाल देना। और भी क्लासेज है जो आगे कंटिन्यू होगी। इसके बाद है टिटनेस यानी धनुष्कार। इसके रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होते हैं। इसके संक्रमक है जीवाणु मिट्टी, धूल, गोबर तथा जंग लगी वस्तुओं पर वृद्धि करता है तथा इन वस्तुओं की चोट लगने पर हमारे शरीर में जाकर ये रोग फैलाता है। इसके लक्षण क्या है? रोगी की गर्दन, जबड़े व पीठ मांसपेशियों में जकड़न आ जाने के कारण शरीर झुक जाता है तथा ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। रोगी की उग्र होने पर शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। इसके उपचार है शिशु अवस्था में टीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टाइफाइड, मोती झरा या मियादी बुखार, यह रोग साल्मोनेला टाइफो जीवाणु के कारण होता है। ये रोग दूषित जल तथा भोजन के कारण फैलता है, जिसकी वाहक घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका होती है। इस रोग में रोगी का पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण पेट दर्द, दस्त लगना, बेचैनी, उल्टी होना, निर्जलीकरण, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता आ जाती है। रोगी को क्लोरोमाइसिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। टाइफाइड रोग की जांच विडाल परीक्षण से की जाती है। डिप्थीरिया या गला घोटू, इसके रोगजनक क्या है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु। ये रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी के मुख के भीतर सफ़ेद रंग की झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसमें सूजन आ जाने के कारण अवरुद्ध हो जाता है। शिशु अवस्था में डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए तथा रोग होने पर पेनिसिलिन का उपयोग करना चाहिए। इस रोग की जाँच शीक टेस्ट द्वारा की जाती है। इस चैनल के अलावा हमारा दूसरा एजुकेशन कॉमर्स कॉर्नर चैनल भी है, जिस पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलती है। मैं पीएचडी कर रही हूँ इन कॉमर्स में, तो आपको, और मेरा नेट भी क्लियर है, नेट जेआरएफ क्लियर है, तो आपको और भी कोई बारीक से बारीक कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कुष्ठ रोग या कोढ़, इसे हैक्सन का रोग भी कहा जाता है। ये रोग माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के द्वारा होता है। किसी संक्रमित गर्भवती महिला से ये रोग शिशु में भी हो सकता है। इस रोग में रोग की त्वचा तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रोगी की त्वचा पर सफ़ेद रंग के धब्बे निर्मित हो जाते हैं तथा जिस भाग पर चकत्ते होते हैं उस भाग की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इस रोग के बचाव हेतु शिशु अवस्था में बीसीजी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रोग होने पर रोगी को टैप्सोन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। न्यूमोनिया, इसके रोग है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने तथा छींकने से निकलने वाली बिंदु के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। रोगी की फेफड़ों में तरल जमा हो जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है। रोगी को स्टेरेप्टोकोकस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। प्लेग, यह यारसीनिया या पाशिएरुला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है, चूहों पे उपस्थित पिशुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी की गर्दन, पीठ, जांघ तथा बगल में गांठें निर्मित हो जाती है, जिसके कारण इस भाग में जकड़न आ जाती है। इसके बचाव और उपाय: डॉक्टर से सलाह लेना, साफ सफाई रखना। ट्रेंच बुखार, ये रोग रोकेलिना स्वीटना जीवाणु के कारण होता है। ये रोग मानव में जुओं के समूह द्वारा फैलता है। शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, आंख की पुतलियों में दर्द होता है।
इसके बचाव रोगी को टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। टाइफस बुखार, ये रोग रिकेटिसिया प्रोवाजेकी जीवाणु के कारण होता है। ये रोग मानव पर उपस्थित जुओं के समूह द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को शरीर की त्वचा पर लाल रंग के दानेदार संरचनाएं निर्मित हो जाती है। ये रोग होने से शरीर को टाइसाइक्लिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अब यौन संचरित रोग, यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क बनाने पे फैलते हैं। ये रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संपर्क के कारण फैलते हैं। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जनन अंगों के माध्यम से फैलते हैं। इनमें जनन अंग मुख्य तौर पर प्रभावित होते हैं। सूजा गानेरिया, ये एक जीवाणु जनित रोग है जो माइसीरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमक, यह रोग जनन मूत्र मार्ग पर पाई जाने वाली श्लेष्मा के कारण फैलाता है। इस रोग में नर के मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है तथा मूत्र त्याग के दौरान जलन की अनुभूति होती है। इस रोग में मादा के गर्भाशय में सूजन आ जाती है तथा गर्भाशय में जलन की अनुभूति होती है। इसके बचाव रोगी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके बाद है सिफिलिस, फ्रेंच पॉक्स या फ्रेंच रोग, जीवाणु जनित रोगजनक, यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडियम जीवाणु के कारण होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क बनने के कारण यह रोग फैलता है। इस रोग में रोगी के जनन अंगों पर चकत्ते निर्मित हो जाते हैं तथा उनमें सूजन आ जाती है। कुछ समय पश्चात जनन अंगों के अपघटन प्रारंभ हो जाते हैं। रोगी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिर है फ्लोमीडिया यानी जीवाणु जनित रोग, यह रोग क्लेमीडिया ट्रोकोमोटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये रोग असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। महिलाओं के इस रोग के कारण पेट दर्द, कमर दर्द, मितली आना, जनन अंगों में सूजन आना, मासिक चक्र के दौरान अधिक रक्त स्रावित होना आदि लक्षण इस रोग में प्रभावित होते हैं। पुरुषों में इस रोग के दौरान जनन अंगों में सूजन आना, खुजली व मूत्र त्याग के दौरान जलन होना आदि लक्षण होते हैं। रोगी को पेनिसिलिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका विश्व में पहला रोगी सन 1900 एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका विश्व में पहला रोगी सन 1981 ईस्वी में अमेरिका में मिला। भारत में इसका पहला रोगी सन 1986 ईस्वी में चेन्नई यानी तमिलनाडु में मिला। राजस्थान में इसका पहला रोगी सन 1987 ईस्वी में अजमेर के पुष्कर में मिला। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV एक RNA वायरस है जो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उसके कोशिकाओं में जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा असंज्ञेय संक्रमित DNA का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के कारण HIV को रेट्रोवायरस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं लिखने का काम नहीं कर रही हूँ, आपको सीधे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ ताकि आप इसमें से स्टडी करें, क्योंकि 1 मंथ ही बाकी है अपने एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ इस पर फोकस करें। संक्रमण, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग में ली गई सुई के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त के आदान प्रदान, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से, संक्रमित माता से शिशु में। रोगी में शरीर की T सहायक कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है जिसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसमें रोगी लगातार बुखार में रहता है, चेहरे पे घाव हो जाते हैं, त्वचा पे दर्द भरे खुजली वाले चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलिसा एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा आमापन इसके टेस्ट हैं। इसके बचाव अज्ञानता के कारण मत मरो इस रोग के लिए प्रचलित है। रोगी को पेनिसिलिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। हर्पीज, विषाणु जनित रोग, यह रोग हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। ये रोग असुरक्षित यौन संपर्क के अतिरिक्त किसी संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए इसे जननिक परिसर्प भी कहा जाता है। रोगी के जनन अंगों पर दानेदार संरचना निर्मित हो जाती है जिसमें से तरल निकलता है। रोगी को इंसाइक्लोवोरी औषधि का उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोमोनो-सत्ता या ट्राइकोमोनियासिस, प्रोटोजुआ जनित रोग, यह रोग ट्राइकोमोनासिस बेजिनेलिस प्रोटोजुआ के कारण होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। इस रोग में रोगी के जनन अंगों में सूजन, दर्द व जलन की अनुभूति होती है। असुरक्षित यौन संपर्क से बचना इसका उपाय है। लैंगिक मत्स्य विषाणु जनित रोग,
पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण फैलता है। रोगी के जनन अंगों के आसपास क्षेत्र में मस्से निर्मित हो जाते हैं। असुरक्षित यौन संबंध से बचें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषण और आहार। पोषण और आहार। प्रत्येक जीव अपने शरीर की वृद्धि की विकास अनुरक्षण शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर की मरम्मत शरीर के निर्माण व प्रतिरोधकता हेतु ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है जिन्हें पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। जीवों द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जीवों में पोषण। जीवों में पादपों के समान सुए के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। जीव भोजन हेतु किसी अन्य जीव या पादप पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें परिपोषी कहा जाता है। भोजन की प्रकृति तथा भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णभोजी पोषण। पोषण की इस प्रक्रिया में भोजन को ठोस रूप में ग्रहण किया जाता है। इस पोषण के प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। पोषण की इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पूर्णभोजी पोषण करने वाले जीव निम्न प्रकार के होते हैं। शाकाहारी जीव। वे जंतु जो भोजन के रूप में किसी पादप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण बकरी, गाय, घोड़ा, खरगोश, हिरन आदि। दूसरा मांसाहारी जीव। वे जंतु जो भोजन के रूप में किसी जंतु को ग्रहण करते हैं। शेर, चीता, भेड़िया। सर्वाहारी जीव। वे जीव जो भोजन के रूप में किसी जंतु तथा पादप से प्राप्त उत्पाद पर निर्भर करते हैं। उदाहरण मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि। अपमार्जक जीव। वे जीव जो मृत जंतु को खाकर अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। उदाहरण सियार, लकड़बग्गा, गीद आदि। परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव के साथ स्थायी अथवा अस्थायी रूप से संपर्क बना के उससे पोषण प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए जीव को परजीवी तथा जिससे भोजन प्राप्त होता है उसे परपोषी कहा जाता है। परजीवी पोषण करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य परजीवी। वे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के बाहर संपर्क बना के उससे पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण मनुष्य पे जुओं के समूह, कुत्तों पे हिक्स आदि। अंतःपरजीवी। वे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर में प्रवेश करके पोषण प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम, एस्केरिस, ई. कोलाई आदि। मृतजीवी पोषण। इस जीव मृत जंतुओं व पादपों के अपशिष्ट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को मृतजीवी या मृतपोषी कहा जाता है तथा इस पोषण को मृतपरजीवी पोषण कहा जाता है। पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्त्याग। अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन। भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। अवशोषण। पाचित उत्पादों को आहार नाल के विभिन्न भागों में अवशोषित होना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण। पाचित उत्पादों को आहार नाल के विभिन्न भागों में अवशोषण होने के पश्चात ये उत्पाद शरीर को अलग अलग कोशिकाओं में जाके ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। बहिर्त्याग। अपाचित भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निकलना बहिर्त्याग कहलाता है। भोजन के अवयव। हमारे भोजन में कुल 7 अवयव होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा जल, 5वां विटामिन, छठा खनिज लवण, 7वां रेशे। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को भोजन के मूलभूत कण कहा जाता है क्योंकि ये 3 अवयव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले अवयव प्रोटीन होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन और खनिज लवण होते हैं। शरीर की उपयाची प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले अवयव जल, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। विटामिन। भोजन में उपस्थित वे कार्बनिक यौगिक जो भोजन में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं तथा जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, ये शरीर की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।
इसलिए इन्हें उपापचय नियंत्रक कहा जाता है। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नोट: विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की तथा विटामिन का नामकरण या विटामिन शब्द सी. फंक ने दिया। विटामिन का वर्गीकरण 2 वर्गों में बांटा है। जल विलीय विटामिन: ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका संग्रहण शरीर में नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें भोजन के द्वारा बार बार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। वसा विलीय विटामिन: वसा में घुलनशील होती है। शरीर के यकृत और एडिपोस ऊतक में इनका संग्रहण होता है। ये विटामिन मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकलती है, इसलिए इन्हें बार बार भोजन के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जल विलीय विटामिन B12 कोबाल्ट के साथ जुड़कर एक जल में अघुलनशील यौगिक का निर्माण करती है, अतः यह विटामिन शरीर में संग्रहित रह सकती है, अतः वसा विलीय की भांति व्यवहार करती है। सब्जियों को धोने पे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी नष्ट हो जाती है। वसा विलीय विटामिन रासायनिक नाम जो है वो है विटामिन ए, जिनका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। गाजर में पाई जाती है ज़्यादा। गाजर में उपस्थित कैरोटीनॉयड यकृत में जाके रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। विटामिन शरीर के उपकला ऊतकों को संक्रमण से बचाती है, इसलिए इसे संक्रमक रोधी विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन दांत के इनेमल के निर्माण में सहायक होती है, त्वचा को स्वच्छ रखने में सहायक होती है। नेत्र की रेटिना में उपस्थित शलाका को कार्य करने के लिए आवश्यक रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण इसी विटामिन के कारण होता है। इसकी कमी से व्यक्ति को अंधेरे या मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता, जिसे रात्रि अंधता या रतौंधी कहा जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। सूर्य के प्रकाश से सर्वाधिक मिलती है। हरी सब्जियों में कम तथा केले में अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं, इसलिए इसे विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है। हड्डियों के निर्माण में एंजाइम की तरह कार्य करती है। आंतों में उपस्थित भोजन तथा रक्त से ये विटामिन कैल्शियम का अवशोषण करके हड्डियों को मजबूत करती है। शरीर में पेराथ हार्मोन भी यही कार्य करती है, इसलिए इसे विटामिन को शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करने वाली विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से रोग: विटामिन डी की कमी से क्या रोग होते हैं? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। बच्चों में रिकटस रोग हो जाता है। रिकटस को बच्चों को सूखा रोग कहते हैं। विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। सर्वाधिक सोयाबीन में। यह विटामिन शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए इसे शरीर का सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। शरीर की त्वचा को सूर्य के प्रकाश से बचाती है। इसे प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। जनन अंगों के ऊतकों का निर्माण करती है। इसे जनन या फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। नोट: आवर्त सारणी का सेलेनियम तत्व विटामिन ए की तरह व्यवहार करता है। विटामिन के रासायनिक नाम नेफोथोक्विनोन। सर्वाधिक हरे पत्तेदार सब्जी मूली, पालक, गोभी। नोट: वयस्क मनुष्य के आंत में उपस्थित सूक्ष्म जीव विटामिन के का निर्माण करते हैं, इसलिए वयस्क मनुष्य को इस विटामिन की आवश्यकता कम होती है। यह विटामिन प्रोथोग्बोमिन नामक स्कंदन कारक का निर्माण करती है, इसलिए इस विटामिन को शरीर रक्त स्कंदन विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन नाक, गले, कान व प्रोस्टेट कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। इस विटामिन की कमी के कारण व्यक्ति में प्रोथोनोमिक स्कंदन कारक की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता। इसे हाइपोथ्रोम्बिनिया रोग कहा जाता है। स्टूडेंट, एलडीसी में क्वेश्चन आता है कि रक्त के थक्के कौन से विटामिन की कमी से नहीं जमते, तो आपको लिखना है विटामिन के ना हो तो प्रोथ्रोम्बिन स्कंदन।